वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 31 जुलाई 2020 हम मूल पाली त्रिपिटक के आधार पर जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी पाली भाषा में संग्रहित है, उसके आधार पर हम ये विशेष देशना दे रहे हैं। सभी के हित के लिए, सभी के सुख शांति के लिए, जो तथागत भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो मार्ग दिखाया और उन्हें त्रिपिटक में संभाल कर रखा है, उसी के आधार पर यह धम्म देशना है। अंगुत्तर निकाय पाली ग्रंथ, इसके कुछ सूत्रों के कुछ मुद्दों को लेकर आज हम उस पर एक विशेष चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और लोग सद्धम्म के रास्ते चलकर अपना जीवन मंगलमय बनाए, जीवन का उद्धार करे। ऐसी शक्ति सद्धम्म में होती है। तथागत बुद्ध के देशना में ऐसी शक्ति होती है। अंगुत्तर निकाय ये जो मूल ग्रंथ है, उसमें तथागत बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात वहां पर कही है कि समाज में, मानव समाज में मूल जो शक्तियां है, जो पावर है, ये कितने होते हैं, कैसी शक्तियां है। वैसे तो अनेक है, लेकिन बड़ी मौलिक 4 शक्तियां तथागत भगवान बुद्ध ने बताई है, जो मानव समाज में हमेशा उसका महत्व होता है, वो मूल्यवान होती है। वो कौन सी है 4 शक्तियां? शक्ति यानी पावर, ये तो बहुत महत्व का है हर जगह पर। शक्ति का तो महत्व हर एक जगह है। मानव में शारीरिक शक्ति होती है, हर एक मानव में वो शारीरिक शक्ति कम ज्यादा होती है। कोई बड़ा बलशाली होता है, कोई बड़ा धट्टा कट्टा होता है, बड़ा पहलवान होता है। तो पहलवान यदि कोई रहे, धट्टा कट्टा रहे, तो उसके साथ रहने वाले उसके साथी वो उसको डरते रहते हैं, उसको दबक के रहते हैं, क्योंकि वो शक्तिशाली है। इसी प्रकार देशों में भी जो प्रगतिशाली देश होते हैं, उनका बड़ा महत्व होता है समाज में। जो धनी देश है, जो प्रगतिशाली देश है, उनका बड़ा महत्व होता है अप्रगत देशों की तुलना में। जो अप्रगत देश होते हैं या प्रगति पथ पर है, जिसे आज हम कहते हैं अंडर डेवलपमेंट, तो ऐसे अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज होती है, वो कमजोर मानी जाती है। लेकिन जिन्होंने अपना उद्धार कर लिया, जो डेवलप्ड हो गए हर क्षेत्र में, तो उनका एक अपना वजन होता है, अपना बल होता है, अपनी शक्ति होती है। और जिनके पास आधुनिक भाषा में कहे तो जिनके पास अस्त्र शस्त्र है, जिनके पास बड़े शक्तिशाली आयुध होते हैं, उनका एक अलग ढंग से सम्मान होता है देशों में और समाज में भी। उनका एक बड़ापन हमें देखने के लिए मिलता है।
तो ये एक स्वाभाविक है, नेचुरल प्रक्रिया है। ये एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो बड़ी पुरानी कहावत है, लेकिन ये बात सही है कि जिसके पास लाठी हो वही बड़े भैंसा को वो संभाल सकता है। लाठी हो तो भैंसा उसको डरता है, लाठी ना हो तो वो आदमी संभाल नहीं पाएगा, वो भाग जाएगा। लेकिन लाठी हो तो उन्हें डबल ताकत आ जाती है और वो उसे संभाल सकता है। तो समाज में जो 4 शक्तियां हैं, कौन सी 4 शक्तियां, इस पर हम आज चर्चा करना चाहते हैं। पहली शक्ति है शासन शक्ति, यानी राज्य शक्ति। जिनके हाथ में देश का राज्य होता है, जिनके हाथ में देश के कानून के हिसाब से जिनके हाथ में शासन है, राज्य होता है, वे महान शक्ति का भोग करते हैं। बड़े शक्ति होने के कारण वो बड़े लाभी होते हैं। इसी प्रकार राज्य सत्ता जिस किसी के हाथ में हो वह समाज में एक महाबल माना जाता है। देश का राजा, देश का प्रधान अपने निर्धारित सीमा के राज्य में, अपने सीमा में, अपने भूमि में वो चाहे जैसा बदल राजा कर सकता है, चाहे जैसा परिवर्तन वो कर सकता है। उन्हें अच्छा लगा तो अच्छे रास्ते बना सकते हैं, अच्छे रोड बना सकते हैं, जहां वहां अच्छे पेड़ पौधे लगा सकते हैं और पानी के अच्छे अच्छे जलाशय बना सकते हैं, अच्छे अच्छे डैम बना सकते हैं। तो जिनके हाथ में पावर होता है वो कल्याण के रास्ते पर जाना चाहे, कोई भी प्रगति करना चाहे तो ये प्रगति कर सकता है, क्योंकि वो शक्ति है, उनके हाथ में शक्ति होती है। किसी जगह पर यदि राजा चाहे कि मुझे यहाँ अच्छी नगरी बनानी है तो बना सकता है, उनको कौन रोकने वाला है, क्योंकि उनका राज्य, उनकी सीमा है। वो चाहे कि हमारी जो धन संपदा जिनके हाथ में होती है, राज्य की धन संपदा, तो वो अपने हिसाब से उसका अच्छा उपयोग कर सकता है लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। तो यह शक्ति का बल होता है। राजा के पास मिलिट्री होती है, राजा के पास पुलिस फोर्स होता है, उनके पास, उनके हाथ में कायदे कानून वो भी उनके हाथ में होते हैं, क्योंकि राजा चाहे वैसे वो कायदे कानून को बना सकते हैं, चाहे उसको बदल सकते हैं। कानून बनाना, कानून को बदलना, कानून में परिवर्तन लाना, यह उनके हाथ में होता है। किसी कानून को हटा देना, उसे डिलीट कर लेना, किसी कानून को वहां पर नया कानून बना लेना, ये सारी बातें जनहित के लिए राजा या राज्य जिनके हाथ में होता है वे कर सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं राज्य के सुचारू संचालन के लिए। जो करना चाहे वो कर सकते हैं। उनके पास न्यायालय होता है, विविध मंत्रालय के डिपार्टमेंट उनके पास होते हैं। इसीलिए राज्यकर्ता यानी राजा वो चाहे अपने राज्य में, अपनी सीमा में, तो जैसा चाहे वैसा वो निरंकुश सर्वे सर्वा माना जाता है। वो अपने ढंग से वो चाहे उस प्रकार का
उस शक्ति का उपयोग कर सकता है। ये एक शक्ति है, राज्य शक्ति। फिर दूसरी शक्ति है एक धन की शक्ति, यानी धन का पावर। जिनके पास धन है, धन दौलत है, हीरा मानिक मोती आदि मटेरियल धन जिनके पास हो, पैसा जिनके पास हो, तो ये एक धन की शक्ति मानी जाती है। धनी आदमी का हर सभा में उसका सम्मान होता है, उसकी इज्जत होती है, हर परिषदों में उनकी इज्जत होती है। उन्हें अलग दृष्टि से समाज देखता है कि नहीं, हम में एक बड़ा व्यक्ति है, एक धनी व्यक्ति है, इस प्रकार उनका सम्मान होता है। धनी आदमी धन के बल पर वो सुख शांति भोगता है, सुख शांति पाता है। उसे जो चाहिए वो चीज धनी आदमी अपने धन के बल पर खरीद सकता है। उसे जहां चाहिए, जिस शहर में रहना चाहिए उस शहर में वो रह सकता है, जहां जाना चाहिए वहां वो जा सकता है। जिस शहर में उसे बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, बड़ा महल बनाना हो, वो बना सकता है, क्योंकि शक्ति उनके हाथ में है। धनी व्यक्ति अपना स्वयं का वो हवाई जहाज भी खरीद सकता है, क्योंकि धन है उसके पास। ये धन की शक्ति है, धन का बल है। धनी आदमी अपना खुद का वो हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता है। तो ये धन, ये बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। जो चाहे, जैसा चाहे वैसा वो खा पी सकता है, रह सकता है। यह धन का बल है। धन के बल से वो लोग कल्याण के कई अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी लोगों को दे सकता है। लोगों की सेवा भी वो कर सकता है, बहुत लोगों की सेवा कर सकता है, बहुत लोगों की कल्याण के लिए वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चला सकता है, क्योंकि धन है उसके पास। धन के बल पर धनी व्यक्ति लाखों लोगों को रोजी रोटी भी दे सकते हैं। लाखों लोगों के लिए काम धंधे भी वो निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये धन का बल है, ये धन की शक्ति है। धन का बल ये भी बहुत बड़ा बल है। जैसे हम देखते हैं समाज में, तो बड़ा ही बल है। धन से वो चाहे जैसा अपना जीवन इस देश में, उस देश में, यहाँ वहाँ कहाँ भी वो बिता सकता है। दूसरे देश में भी यदि अपना मकान बनाना चाहे, अपनी बिल्डिंग बनाना चाहे, दूसरे देश में भी यदि जमीन खरीदना चाहे, तो भी धनी आदमी वो खरीद सकता है धन के बल से। इसी प्रकार धनी आदमी धन के बल से सुख शांति भोगता है, और वो दूसरों को भी सुख शांति देता है, दूसरों को भी सुख शांति दिला सकता है। धन के बल से धनी व्यक्ति कुछ कायदे कानून को भी अपने हिसाब से वो बदल सकता है, बदलने की शक्ति उसमें होती है। उनके फैक्ट्री में, उनके एस्टैब्लिशमेंट में, फैक्ट्री में वो चाहे जैसे कानून अपने हिसाब से लगा सकता है, बदल सकता है, और लोगों का कल्याण हो इस प्रकार के जो उसके मन में स्कीमें हो वो उसको पूरा कर सकता है। तो ये एक शक्ति है, धन की शक्ति। फिर तीसरी शक्ति है, उसे कहते हैं ज्ञान की शक्ति, यानी ज्ञान, विद्या। ये ज्ञान भी एक पावर है, एक शक्ति है। ज्ञान की शक्ति यदि किसी के पास हो, जो ज्ञानी लोग होते हैं, तो वो ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के बल पर, अपने ज्ञान के शक्ति पर वो जीते हैं।
विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, उनका समाज में विशेष दर्जा होता है। ज्ञानी आदमी का समाज में विशेष सम्मान होता है, क्योंकि ज्ञान है उसके पास। ज्ञान की तपश्चर्या उन्होंने की, ज्ञान पाया, इसलिए ज्ञान का, विद्या का एक अपना बल होता है। ज्ञान का सम्मान गांव में होता है, ज्ञान का सम्मान, ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान शहर में होता है, ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान जिले में होता है, ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान देश में होता है, और इतना ही नहीं तो ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान विश्व में भी होता है, अन्य देशों में भी होता है। इसलिए ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, वो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसकी पूजा देश में विदेश में जहां वहां ज्ञान के बल पर होती है। इसीलिए ज्ञान एक शक्ति है, एक बल है, अपना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र शक्ति है वो। ज्ञानी व्यक्ति को राजा भी अपने व्यक्तिगत सल्लागार के रूप में ज्ञानी व्यक्ति को सम्मान देकर राजा अपने महल में उनको रखते हैं। ये ज्ञान का बल है, और उनको बड़े ऊंचे पद पर ज्ञानी व्यक्ति नियुक्त कर सकते, ज्ञानी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं राजा भी। इस प्रकार कोई प्रेसिडेंट हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो सल्लागार के रूप में ज्ञानी व्यक्ति का चयन कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का एक अलग बल होता है, अलग शक्ति होती है। और ज्ञान भी अनेक प्रकार का है, ज्ञान की भी कई शाखाएं हैं। एक कायदे कानून का ज्ञान, तो किसी विशेष कायदों का, विशेष नियमों का ज्ञान बड़ा महत्व का होता है। उसी प्रकार कोई विशेष टेक्नोलॉजी का ज्ञान, यानी तांत्रिक ज्ञान किसी को हो, उसका भी अपना महत्व है। किसी में कोई विशेष आर्ट होती है, कोई कला होती है, ये आर्ट भी, कला भी बड़ी महत्व की होती है। कुछ में कुछ निर्माण करने की क्षमता होती है, कोई नई नई सोच, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव माइंड्स, इन्वेंशन माइंड्स। तो इस प्रकार का जिनमें ज्ञान होता है, वो हमेशा नई तरकीब, नई स्कीम सोचकर वो अपने ज्ञान का लाभ लोगों को देते रहते हैं। तो ये ज्ञान भी एक बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। कुछ प्रोटेक्शन करने का किसी को विशेष ज्ञान, कोई प्रिजर्वेशन करने का ज्ञान, कोई किसी को किसी अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान, तो ये बड़ा महत्व का है। किसी को साइंस के विषय में विशेष ज्ञान, विशेष डेवलपमेंट, किसी विशेष क्षेत्र में, वो भी अपनी कीमत रखता है, ज्ञान की अपनी कीमत है। कोई व्यक्ति आंखों का स्पेशलिस्ट होता है, एक ज्ञान है उसके पास, तो उसकी समाज में अपनी कीमत है। कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, कोई डॉक्टर, तो उसकी समाज में एक अपनी कीमत होती है। कोई व्यक्ति ब्रेन ऑपरेशन का स्पेशलिस्ट होता है, ये ज्ञान है, उसकी एक अपनी कीमत होती है। तो हर एक ज्ञान की अपनी 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 कीमत होती है। ज्ञान ये एक शक्ति है, इंडिपेंडेंट, वो भी शक्ति समाज में काम करते रहती है, काम करते रहती है। ये हो गई तीसरी शक्ति। अब चौथी शक्ति वो है संगठन शक्ति। संगठन यदि मजबूत हो, लोग संगठित काम करने लगे, तो ये संगठन भी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। संगठन के बल पर बहुत कुछ पाया जाता है, बहुत कुछ पा लेते हैं लोग, पाया जाता है। समाज में संगठन शक्ति का एक बहुत बड़ा महत्व है।
बहुत बड़ा महत्व रहा है, आज भी है और रहेगा भी, क्योंकि वो एक शक्ति है, इंडिपेंडेंट शक्ति होती है। संगठन से सत्ता भी हासिल की जा सकती है। ये संगठन मजबूत रहे, बलशाली रहे, तो सत्ता भी हासिल की जा सकती है। संगठन के कुशल उपाय से धन भी इकट्ठा किया जा सकता है, धन दौलत भी संगठन के माध्यम से निर्माण की जा सकती है, खड़ी की जा सकती है। वो एक संगठन का बल होता है। आज के आधुनिक प्रजासत्ताक ये सिस्टम में, यानी जिसे हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, इस सिस्टम में तो संगठन का बहुत बहुत बड़ा बल माना जाता है आज के आधुनिक युग में। और ये संगठन शक्ति भी बहुत ही महत्व की होती है, बहुत ही महत्व की होती है। समाज के नाम पर कभी कभी संगठन होते रहते हैं, तो कभी धर्म के नाम पर संगठन निर्माण होते रहते हैं, तो कभी राजकीय पार्टी के नाम पर संगठन निर्माण होते रहते हैं, तो कभी प्रांत के नाम पर लोग संगठित होते हैं, कभी भाषा के नाम पर संगठन बनाया जाता है, तो कभी देश के नाम से भी बहुत बड़ा संगठन बनाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार का एक संगठन, यानी सभी लोगों ने संगठित आकर किसी बात को चलाना, किसी स्कीम को चलाना, कोई उद्देश्य से काम करना, तो वो संगठन एक बड़ी शक्ति है, इंडिपेंडेंट शक्ति है। वो भी जिनके पास संगठन हो तो उनको लोग सम्मान देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। संगठन शक्ति को लोग डरते हैं, सम्मान करते हैं उसका। संगठन कई प्रकार का होता है, जैसे व्यापारियों का संगठन हो, वो भी एक अच्छा है। कभी मजदूर वर्ग का संगठन हो, वो भी अच्छा है। किसानों का संगठन हो, वो भी अच्छा है। डॉक्टरों का संगठन हो, वो भी अच्छा है। तो संगठन कभी धार्मिक आधार पर, तो कभी किसी विशेष हेतु से बनाकर लोग उस शक्ति का लाभ लेते हैं। कभी विद्यार्थियों का संगठन होता है, विद्यार्थियों की संगठित शक्ति होती है। तो एक शक्ति है ये, इसे कोई नकार नहीं सकता है। संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति है और अलग अलग स्तर के संगठन बनाए जा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में संगठन को निर्माण करके, मजबूत करके, उस संगठन के माध्यम से समाज की किसी भी क्षेत्र में भलाई की जा सकती है, समाज का उद्धार किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। संगठन के बल पर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। संगठन के बल पर ही राज्य पद को पाया जा सकता है, राज्य को पाया जा सकता है। ये एक संगठन के माध्यम से ही आधुनिक युग में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, संगठन के बल पर ही राज्य सत्ता, शासन की बागडोर हासिल की जा सकती है। ये संगठन शक्ति का ही बल होता है। संगठन शक्ति बहुत लोगों के कल्याण के लिए होती है, बहुत लोगों के विकास के लिए होती है, उद्धार के लिए होती है। वो लोगों को सुख शांति देने वाली होती है और देती हमेशा। तो ये चार शक्तियां बहुत महत्व की है मानव समाज में। जिन व्यक्ति के पास ये चार शक्ति होती है, कोई लोग हैं ऐसे, होते हैं ऐसे कि जिनके पास कम ज्यादा मात्रा में चार शक्तियां होती है, वो आदमी बड़ा सुखी, संपन्न, धनी, वैभवशाली ऐसा माना जाता है। और जिनके पास ये शक्ति नहीं है, उसे तो दुर्बल मानते हैं, उसे तो कमजोर मानते हैं। और कमजोर मानकर, दुर्बल मानकर उसका चाहे वैसा सम्मान नहीं होता समाज में,
एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूं हमारे सब उपासक उपासिकाओं को। समझो, हम घर में भोजन करने के लिए बैठे हैं, टेबल पर बैठे भोजन के लिए, तब कोई हमारे दर्जे का कोई व्यक्ति यदि दरवाजे पर आता है, कोई हमारा मित्र, हमारे बराबरी का आदमी आता है, तो हम भोजन के टेबल से उठकर खड़े होकर दरवाजे पर जाकर उनका स्वागत करते हैं, उनको बुलाते हैं, प्रेम से बुलाते हैं। और यदि हम भोजन कर रहे तो उनको जबरदस्ती से भोजन करवाने लगाते कि भाई तुम भी भोजन कर लो। वो कहता मुझे नहीं करना नहीं करना, फिर भी कहते नहीं तुम भी कर लो तुम भी कर लो। तो ऐसा सम्मान उसको देते हैं हम। क्यों दे रहे हैं सम्मान? क्यों मेरे बराबर का आदमी है। लेकिन यदि हम दुर्बल आदमी हो, हमसे कमजोर आदमी हो, दुर्बल हो किसी इस या उस क्षेत्र में, तो वो यदि हम भोजन कर रहे, वो यदि आता है तो हम उसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आया है बैठने दो बैठने दो, बाद में देखेंगे उनको, क्योंकि वो दुर्बल है। दुर्बल की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जो शक्तिशाली आदमी आता है उसका हर जगह पर सम्मान होता है और हर जगह उसे इज्जत मिलती है। तो ये जो शक्ति बहुत महत्व की होती है हर एक आदमी के जीवन में, अपना उद्धार करने के लिए, अपने देश का उद्धार करने के लिए और समाज का उद्धार करने के लिए। ये बहुत बड़ी, ये चार शक्तियों का बहुत बड़ा महत्व अपने जीवन में होता है। आज हम देखें, आज हम थोड़ा तुलना करें तो बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना काम करने के लिए ये चारों शक्तियां उन्होंने पाने का प्रयास किया। बुद्ध से बहुत कुछ बाबा साहब ने सीखा और चारों शक्तियों में पहली शक्ति जो बाबा साहब ने मिलाई वो ज्ञान की शक्ति। जब वो विद्यार्थी थे तो पूरी तरह अपने आप को ज्ञान के लिए समर्पित करके उन्होंने ज्ञान को पूरी तरह एक शक्ति के रूप में उन्होंने पाने का प्रयास किया, केवल डिग्री के लिए नहीं। तो बाबा साहब के पास ज्ञान की एक बहुत बड़ी शक्ति थी। फिर बाबा साहब ने लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। जो सम दुखी थे, सम विचारी थे, जो दुख को झेलते आए हुए थे, ऐसे लोगों को उनके उद्धार के लिए बाबा साहब ने संगठित करने का प्रयास किया। तो संगठित भी एक शक्ति बन गई जो पहले नहीं थी, लेकिन बाबा साहब ने उस शक्ति को निर्माण किया और उन शक्ति के बल पर बाबा साहब ने समाज में बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि शक्ति उनके पास पहले निर्माण किया उन्होंने और वो बहुत बड़ा काम कर पाए। और संगठन के ही बल पर जब लोगों को बाबा साहब ने संगठित किया, उनके बल पर ही राज्य सत्ता भी उन्होंने पाने का प्रयास किया। उस समय कई लोग उनके साथ जो थे वो अच्छे पदों पर बाबा साहब ने लोगों को पहुंचाया। तो ये शक्ति है। इस शक्ति को जो आदमी इसको समझेगा, जानेगा और इसका संवर्धन करेगा, इसको बढ़ाएगा, इसकी जोपासना करेगा, इसका जतन करेगा, वो बहुत कल्याण कर पाएगा। इसलिए ये जो एक बार और फिर मैं बताता हूं, चार शक्ति, एक शक्ति है सत्ता शक्ति, धन शक्ति, ज्ञान की शक्ति और संगठन शक्ति। यह शक्ति ही मानव का सही माने में विकास कर सकती है, कल्याण कर सकती है। हम चाहते हैं कि सद्धम्म के संवर्धन के लिए, सद्धम्म के प्रचार प्रसार के लिए और लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए विशेष रूप से जो धम्म का संवर्धन करना, धम्म का प्रचार प्रसार करना, अपने बल पर करना, वो बिना शक्ति से संभव नहीं है। दूसरों के बल पर कितने देर हम खड़े रहेंगे?
नहीं खड़े रह सकते हैं। अपने बल पर यदि हम खड़े रहे तो अधिक काल तक वो आदमी खड़ा रह सकता है। तो इसीलिए संगठन की बहुत बड़ी शक्ति है, धन की बहुत बड़ी शक्ति है, और इन शक्ति के बल पर हर प्रकार का उद्धार किया जा सकता है। यही भावना मन में रखकर हमने एक दायक सभा समाज में सद्धम्म को बढ़ाने के लिए, जो बाबा साहब की स्कीमें थी कि सद्धम्म का प्रचार प्रसार हो, भिक्षु संघ की ट्रेनिंग हो, उनको ठीक से सद्धम्म सिखाया जाए। आज मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ सद्धम्म सिखाने की कोई अच्छी प्रोविजन नहीं है, ठीक ढंग से नहीं है। जब मैं विदेश में देखता हूं, मैं विदेश में, मेरी ट्रेनिंग विदेश में हुई, श्रीलंका में ट्रेनिंग हुई, थाईलैंड में, बर्मा में, इन देशों में मेरी ट्रेनिंग होने के कारण मैंने अपने आंखों से देखा वहां पर कि धम्म के लिए कितने बड़ी 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 स्कीमें वहां चलाई जाती है, कितने स्कूल है, कितने कॉलेजेस है, कितनी डिग्रियां वहां पर उन्हें अच्छी अच्छी दी जाती है, कितना वो ज्ञान धम्म का बढ़ाया जाता है, और बढ़ाने के लिए कितने प्रकार का वहां पर प्रयास किया जाता है, वो मैंने आंखों से देखा। लेकिन यहाँ जब मैं हमारे भारत में देखता हूं तो हमारे यहाँ इतने हम दुर्बल है, इतने दुर्बल लगते हैं कि अब उसको बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं। तो हमें इस दुर्बलता को मिटाकर कुछ एक शक्ति हमें निर्माण करनी है। तो हम चाहते हैं कि दायक सभा के नाम से हम कुछ प्रोजेक्ट लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए हम बनाना चाहते हैं, कि जिससे हम सभी को जोड़ना चाहते हैं, कि जिसके लिए, जिसके माध्यम से समाज का विशेष ढंग से विकास हो, उद्धार हो। और वो हमारी स्कीमें हैं कि जो धम्म की मिशन जिसको कहते हैं, सद्धम्म की मिशन और लोगों के कल्याण की मिशन जिसे कहते हैं, वो सही माने में कल्याण केवल बोलने से भी नहीं होने वाला है। तो कल्याण होता है काम करने से, कल्याण होता है सेवा भाव अपने में निर्माण करे, त्याग अपने में निर्माण करे, उस धरती से वो काम करने लगे, चलने लगे, तब होता है। बाबा साहब ने वही किया और बाबा साहब अपने कार्यों में सफल हुए। तथागत बुद्ध ने वही किया और तथागत बुद्ध भी अपने कार्यों में सफल हुए। तो ये सफल की, जिसे हम किल्ली कहते हैं, कुंजी कहते हैं, किल्ली कहते हैं, तो वो ये शक्तियों में होती है। जिनके पास ये शक्ति, जो व्यक्ति अपने जीवन में मिलाता है, पाता है, वो बहुत सुख शांति से अपने जीवन को ले जाता है और बहुत मंगलमय वो जीकर दूसरों का भी वो कल्याण करता है। इसीलिए ये चार शक्तियां हर समय समाज में काम करते रही है, काम करती है और काम करते रहेगी। इस ढंग से हम सोच रहे कि धम्म के क्षेत्र में एक दायक सभा का निर्माण करके हम कुछ स्कीम आगे लोगों के उद्धार के लिए करना चाहते हैं। उसकी भी हम बाद में चर्चा करेंगे। आज ये एक सूत्र में एक मैं जब पढ़ रहा था, जब मुझे समझ में आने लगा तो मुझे लगा कि इस पर लोगों को कुछ मार्गदर्शन मिले, लोगों का कल्याण हो, इस भावना से आज इस पर मैंने विशेष चर्चा की। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सब द्वेष से, भय से, रोग से मुक्त हो जाए और मंगल मैत्री आप सब में जगे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, बड़ा मंगलमय आपका जीवन बीते, यही मंगल भावना करते हुए सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।